अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम गनीउर रहमान सबाउन है और इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव है। मैं एक स्टूडेंट, ऑनलाइन इंटरव्यूअर, रीडर और टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करने वाला हूं। आज हमारे साथ मौजूद है सर तारिक फारूकी साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके तजुर्बात के बारे में, उनके इल्म से सीखते हैं। तो सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, वेलकम सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें ज्वाइन किया। जी, वालेकुम अस्सलाम। बल्कि मैं और सारे सुनने वालों को भी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। और बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इस लाइव चैट पे लिया। तो आई होप कि आज हम कुछ ज़रूरी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे, जिसमें आपके लिए, मेरे लिए और सुनने वालों के लिए कुछ सीखने के लिए होगा। जी, थैंक यू सर। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कौन है, आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप क्या करते हैं? अच्छा, मेरा नाम तारिक फारूकी है एंड आई हैव डन मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशंस। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने कम्युनिकेशंस के अंदर डिग्री हासिल की और उसके बाद अभी करंटली मैं आईबीए कराची में मैं एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आईसीटी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करता हूँ। और उसके अलावा भी कुछ सिलसिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसके थ्रू मैं इंग्लिश लैंग्वेज हो गई या कंटेंट राइटिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया है, उसका मकसद भी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना है। तो बाकी ये कि फ्रीलांसिंग के हवाले से भी कुछ राइटिंग, क्योंकि मेरी हमेशा से एक इम्पोर्टेंट एक स्किल रही है इंग्लिश कंटेंट राइटिंग, तो उस हवाले से भी कुछ सिलसिला रहता है काम करने के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त सर। सर आज हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस इन अचीविंग सक्सेस। तो इसके बारे में आप इब्तिदा करें, इससे हमारा मतलब क्या है और जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इसमें क्या होंगे, क्या बात हम करेंगे। हाँ, बेसिकली मैं फ़ोकस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर फ़ोकस की कितनी अहमियत होती है। असल में ना हम सब जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर से यंगस्टर्स, आप जैसे यंगस्टर्स और बहुत सारे लोग, और आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका टोटल 60% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ कंप्राइज़ ऑफ पीपल अंडर 30 इयर्स। तो पाकिस्तानी कौम एक जवान कौम है, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत भी है, लेकिन अगर इन जवानों को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़हमत भी बन सकते हैं। तो अब जितने जवान हैं, जितने लोग हैं आपके जैसे यंगस्टर्स, ये ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे होते हैं। लेकिन ख्वाब तो बहुत सारे देखे हुए होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब उन पे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जब उनको प्रैक्टिकल के हवाले से जब बात आती है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से कुछ मैं शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ़ में फ़ोकस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, मेरा ख़्याल ये है कि उसके लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको कोई कहते हैं ना कि अनअर्थली किस्म की स्किल होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, चाहे वो एज़ सिंपल एज़ लर्निंग इंग्लिश, एक छोटी-सी ज़बान है जिसे सीखने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस होना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़िंदगी के अंदर जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, आप खुद उस तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएँगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो जवान लोग होते हैं ना, वो जल्दबाज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें लगता है कि यार यहाँ हमने एक चीज़ सोची और वहाँ अगले दिन वो चीज़ हो जाए, लेकिन ज़िंदगी के अंदर इस तरह से नहीं होता। लाइफ़ में आपको शॉर्टकट्स नहीं मिलते। आपको एक रूट होता है, उसको एक रास्ते को तय करना पड़ता है और उसी के बाद ही आपकी मंज़िल जो है वो मिलती है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना, एक बड़ी अच्छी, एक मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी और एक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया था। जैसे कि वीडियोज़ हैं, आज के दौर में आप वीडियोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा एक दौर हो चला है, ख़ास तौर से यूट्यूब के आने के बाद बहुत ज़्यादा लोग वीडियोज़ बनाने लगे हैं। ये जो वीडियो की जो क्वालिटी होती है, ये एफपीएस एक टर्म है, यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड। वीडियो की क्वालिटी अगर आपने नापनी है तो आप एफपीएस देखते हैं कि ये वीडियो कितने फ्रेम्स पर सेकंड की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डीएसएलआर है, उससे बनाई गई वीडियो आम तौर पे 25 टू 30 एफपीएस पे होती है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी। ये तो टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ी उस हिसाब से हम अब डीएसएलआर पे पहुँच गए, वरना अगर आपने पहले की अगर फ़िल्म्स देखी हों जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, उसके अंदर मूवीज़ ऐसे नहीं होती थी। वो क्या होता था, वो पिक्चर्स होती थी जिनको स्क्रीन के सामने से गुज़ारा जाता था
बहुत तेजी-तेजी पिक्चर्स को शफ़ल करते थे और वो आपको एक मोशन की सूरत में आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होती थी। तो ये जो एफपीएस है इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितनी फ़ोटोज़ आपकी नज़र से गुज़री हैं, कितने फ्रेम्स आपकी नज़र से गुज़रे हैं। जितने ज़्यादा फ्रेम्स आपकी नज़र से गुज़रते हैं 1 सेकंड में, उतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी होगी। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखें, 1 तस्वीर से कुछ नहीं होना, 2 तस्वीरों से कुछ नहीं होना, ऐसी हज़ारों लाखों तस्वीरें बनकर 1 वीडियो बनती है। आप इसकी मिसाल यूँ समझिए कि आप क्या करें, रोज़ाना अपनी 1 तस्वीर लीजिए, रोज़ाना डेली 1 तस्वीर लीजिए, ठीक है? और आप ये अमल आपने बचपन से शुरू किया और आप बड़े होने तक आप करते रहे। अब आप क्या करें, उन तस्वीरों को एक स्टैक में आप रख दें, अच्छा खासा मोटा जो है वो उसकी एक फ़ाइल बन जाएगी। आप पहली तस्वीर को देखें और आखिरी तस्वीर को अगर आप देखते हैं, तो दोनों तस्वीरों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप 2 कंसेक्युटिव तस्वीरों को देखेंगे, तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा फ़र्क उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेंजेज़ आपको नज़र नहीं आएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज है, हमारी जो ज़िंदगी के अंदर जो चेंज आता है, वो एक वक़्त लेता है। एक वक़्त आने के बाद वो चेंज आएगा, उससे पहले चेंज नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ़ ये देखेंगे कि यार नहीं, डे टू डे बेसिस के ऊपर मेरे अंदर क्या चेंजिंग आ रही है। जैसे कि मैंने आज इंग्लिश लर्निंग मैंने शुरू की, तो कल मैं फर बोलना शुरू कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम, और कुछ वक़्त के बाद अगर आप वो चीज़ें करते रहे, तो डेफ़िनेटली आपको जो भी आपका एम है ज़िंदगी में, जो भी आपका मकसद है, वो पाने में आप कामयाब हो जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। सर, आपने फ़ोकस के बारे में बताया। ये फ़ोकस हम क्यों नहीं कर सकते? हमें पता नहीं होता या क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से हम एक चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर सकते, नहीं करते हम एक चीज़ पर फ़ोकस? देखो यार, असल में मसला ये है कि जैसे फ़ोकस हासिल करने के लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत आपको कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो इस तरह का हो गया कि मैं, आप, हम सब रोज़ाना डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे हम डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो वो ये है कि ये देखें, हमारे हर हर शख़्स के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, ठीक है ना? इस स्मार्टफ़ोन ने हमें बहुत ज़्यादा, जहाँ इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वहीं इसकी बहुत सारी खराबियाँ भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इस स्मार्टफ़ोन की वज़ह से हम सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि यहाँ फ़ेसबुक आपने खोला, अब फ़ेसबुक सर्फिंग, आपको क्या लगता है कि एक शख़्स मोबाइल फ़ोन उठाता है और वो फ़ेसबुक जो है वो सर्फ करता रहता है। शायद 1 घंटे की सर्फिंग के दौरान वो हज़ारों चीज़ों को देखता होगा और उसकी नज़र से ओझल होके फिर वो किसी दूसरी चीज़, फिर किसी, यानी कि हमारी ज़िंदगी से ठहराव खत्म होता जा रहा है। एक चीज़ को देखा, उस पे अभी हम सही तरह से कॉन्संट्रेट भी नहीं कर पाए कि हम दूसरी चीज़ के ऊपर हमने शिफ्ट कर लिया। तो ये जो इसी तरह से आप, फिर हमारे पास टीवी भी है, फिर हमारे पास म्यूज़िक भी है, फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर ही अगर आप देखें तो ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, स्नैपचैट भी है। ये सारे ज़िंदगी में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि जिसकी वजह से हम फ़ोकस करना हमारे लिए इट इट हैज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा फ़ोकस करना। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है। अ, ठीक सर। सर, ये बताइएगा कि अगर हम फ़ोकस करेंगे, हम मिसाल के तौर पर फ़ोकस एक चीज़ पर करेंगे, तो उसको हम जल्द अचीव कर सकते हैं या हम बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं? मेरा सवाल का मतलब ये है कि हम फ़ोकस से किस तरह फ़ायदे हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी देखिए, में? मैं आपको बताता हूँ फ़ोकस, और एक इसका सवाल जो आपने इससे पहले भी पूछा था कि फ़ोकस हम कैसे हासिल कर सकते हैं? फ़ोकस हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू भी आप फ़ोकस हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप करते हैं, तो जो सबसे बेसिक जो मेडिटेशन होती है, वो ये होती है कि आप अपनी जो आपकी ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के ऊपर आप फ़ोकस करना शुरू करें, आपका फ़ोकस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना? कि देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के साथ हो रही है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा, इट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड एक्टिविटी, जो कि हम ध्यान में भी नहीं आता कि हम किस तरह साँसें अंदर ले रहे हैं और साँसें बाहर जा रही हैं। तो जो मेडिटेशन जो लोग करते हैं, वो ब्रीथिंग के ऊपर वो फ़ोकस इस वज़ह से लेकर आते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस कर सकें। अब एक चीज़ है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के हवाले से आपने बहुत सारी इसके फ़ायदे इसके आपने सुने होंगे। अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, बुक रीडिंग करने की वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है।
ऐसी नई-नई बातें होती हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी हो, वो सारी बातें आपको सुनने का मौका मिलता है। नए-नए अब देखें ना, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टीव जॉब्स की अगर आप ऑटोबायोग्राफ़ी या उसकी आप बीती पढ़ते हैं, तो आपको एक तरह से आपकी स्टीव जॉब्स से मुलाकात हो रही है। या बिल गेट्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, तो आप बिल गेट्स से आपकी मुलाकात हो रही है, उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आप जानते हैं, जो कि दूसरी चीज़ों के अंदर आपके लिए वरना ये मुमकिन नहीं था, लेकिन एक बुक पढ़ने की वजह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली, नॉलेज भी मिली, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट भी आई। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट बुक रीडिंग इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, बड़ा मुश्किल काम है। आपने सुना होगा बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि यार हम जैसे ही बुक पढ़ना शुरू करते हैं, हमें नींद आने लग जाती है या आपको जो है वो थकावट महसूस होने लग जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बातें झूठी हैं, ये हकीकत में ऐसा ही होता है। जब आप बुक रीडिंग करने लगते हैं तो आपको वाक़ई नींद, अगर आपको आदत नहीं है तो नींद आना शुरू हो जाएगी और बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब जब मैं ये बुक रीडिंग के फ़ायदे सुनता था, तो मेरे ज़हन में एक सवाल आता था कि यार अगर बुक रीडिंग की वजह से अगर नॉलेज मिल रही है, तो नॉलेज हासिल करने के तो और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी किसी भी किस्म का आप सब्जेक्ट उठा के देख लें, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है और इतनी मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ होती हैं कि वो जो एक एजुकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी आ गया। इसी तरह से गूगल, तो शायद ही दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होगी जो गूगल के ऊपर मौजूद ना हो। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन में भी कोई भी सब्जेक्ट आप उठाकर देख लें, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन गूगल। देन द क्वेश्चन इज़ कि फिर बुक रीडिंग क्यों की जाए? जब आप ये सारी चीज़ें आप टीवी के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, तो बुक रीडिंग करने का फ़ायदा क्या है? मेरा ख़्याल ये है कि बुक रीडिंग की वजह से आपका जो फ़ोकस है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। माना कि यूट्यूब के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन यूट्यूब के थ्रू आपका फ़ोकस बेहतर नहीं होगा। देखें, बुक रीडिंग करना क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल है? उसकी वजह ये है कि हमें फ़ोकस करने की आदत नहीं है। जब आप एक वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो आपकी अटेंशन को, आपके फ़ोकस को ग्रैब कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमेशन है, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, विज़ुअल के थ्रू आपके वो आई कैचिंग कलर्स होते हैं जो आप देख रहे होते हैं, वो एंटरटेनमेंट होता है, फिर म्यूज़िक का एलिमेंट भी उसके अंदर होता है, वो बहुत आसान होता है, उसके ऊपर फ़ोकस करना आपको मुश्किल नहीं होती। और फिर आप पूरी की पूरी वीडियो आप देख रहे होते, तो आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो कोई आपको साउंड नहीं आ रहा, आपको किसी भी किस्म के विज़ुअल इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं चल रही, कोई म्यूज़िक नहीं है। ये सारी चीज़ें यू विल हैव टू क्रिएट इट इन योर माइंड, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है। इस वज़ह से बुक रीडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, तो वो जो पिक्चर है, वो आपके माइंड में चलनी है, ठीक है? और वो पिक्चर कौन बनाएगा? वो पिक्चर आप खुद बनाएँगे, एंड बिलीव मी दैट पिक्चर विल बी द बेस्ट पिक्चर, बिकॉज़ उस पिक्चर को आप खुद बना रहे होंगे, आप खुद, आपका खुद का इमेजिनेशन उस पिक्चर को, उस मूवी को बना रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमें आदत नहीं है और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इस वज़ह से हमारे लिए बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन जब आप बुक रीडिंग करना शुरू करते हैं, तो आपका फ़ोकस बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और ये जो फ़ोकस करने की जो एक आदत है, ये फ़ोकस करना फिर आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में भी आपको मदद देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब आप बुक पढ़ रहे होंगे ना, आप आधा घंटा, 1 घंटे के बाद आपका दिल चाहेगा, यार मैं बस भाग जाऊँ, मैं इस बुक को किसी तरीके से बंद कर लूँ, ना कुछ और एक्टिविटी मैं कर लूँ। लेकिन जब आप अपनी इस क्रेविंग को मार के, इसको दबा के आप वो बुक रीडिंग करेंगे, तो जब ज़िंदगी के दूसरे काम, जब आप वो करने की कोशिश करेंगे और आपको इसी तरह की फीलिंग आएगी, तो भी आपके लिए उन फीलिंग्स से, उन क्रेविंग से लड़ना आसान होगा, क्योंकि बुक रीडिंग करते हुए आपने ये चीज़ की है। और इवन मैं आपसे क्या कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये सिर्फ़ किताबी बातें नहीं हैं, मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव बुक्स हों, चाहे वो साइकोलॉजी हो, बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की बुक्स का मुताला किया, एंड लिटरली ये चीज़ें तो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी कि यार बुक्स की वज़ह से आपकी नॉलेज बिल्ड होती है, आपकी वोकैब्युलरी बिल्ड होती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये वाला जो फ़ायदा है कि बुक रीडिंग की वज़ह से आपको फ़ोकस आपका करना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। जैसे आप किसने आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है ना? ये जो आइंस्टाइन है या और दूसरे ऐसे सियासतदान हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ये कोई, इनके कोई 2 दिमाग हुआ करते थे? ये मतलब इनके पास कोई ऐसी ताकतें होती थी जो हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारी आपकी तरह ही आम से इंसान थे।
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा नाम कमा गए और इन्होंने काम भी बहुत बड़ा किया और वो ऐसा कैसे कर पाए? तो उसकी वजह जो मैंने स्टडी किया तो मुझे यही समझ में आई कि ये कोई सुपर हीरोज़ नहीं थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके पास ये सलाहियत थी कि ये एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर सके। इन्होंने अपनी कंसंट्रेशन को एक नुक्ते पर मरकूज़ रखा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आपके सामने है कि ये कितना बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। अ, बहुत ज़बरदस्त सर, आपने बहुत तफ़सील से बताया और बहुत अच्छी तरह बताया। सर, मल्टीटास्किंग के बारे में क्या कहेंगे और मल्टीटास्किंग हमारे फ़ोकस को मुतासिर कर सकता है या नहीं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये एक सवाल भी मैं थोड़ा-सा कुछ और भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम था माइंडफुलनेस ऑन रन। तो वो उस माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जब कोई भी काम कर रहे हों, तो आप अपनी पूरी फ़ोकस, अपना पूरा अटेंशन उस काम के ऊपर आप दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर ईटिंग समथिंग एल्स, सो ऑल योर फ़ोकस शुड बी टुवर्ड्स ईटिंग। Or if you are reading or if you're writing something else, so you should not be thinking about anything else except reading or writing or that particular activity. तो मेरे ज़हन में उस वक़्त ये सवाल आया कि यार ठीक है, हम बाकी चीज़ों की तरफ से अपनी तवज्जो हटा लेते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज़ है जो आज की एक एक बड़ी स्किल समझी जाती है मल्टीटास्किंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब्स की आप मिसाल ले लीजिए। आप जब जॉब्स के ऊपर जाते हैं, तो अब तो जॉब्स ऐसी हो गई हैं कि एक बंदा 10-10 काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शख्स है जो कि ईमेल भी लिखना है उसने, उसने सोशल मीडिया पे कंटेंट भी डेवलप करना है, उसने ग्राफ़िक्स को भी देखना है, एक ही बंदा तो फिर अ, मल्टीटास्किंग वाले एक एक्टिविटी के अंदर आप अपने फ़ोकस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब जो जब मैंने काफ़ी इसका मैंने ढूँढा इसका जवाब तो मुझे यही लगा कि देखें ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही वक़्त में 2 चीज़ें आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही वक़्त में 2 चीज़ों का मतलब ये है कि कोई बंदा एक ही वक़्त में दोनों हाथों से लिखे। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका करना। पर आप जब एक ईमेल लिख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप सिर्फ़ वो ईमेल ही लिख रहे होंगे। आप उस वक़्त अपनी दूसरी चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद आप फ़ौरन शिफ्ट करके आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ईमेल के बाद आपने कोई कॉल करनी है तो आप कॉल करते हुए कोई और काम नहीं करेंगे, आप कॉल के ऊपर बात ही कर रहे होंगे। तो मल्टीटास्किंग आप बेशक कीजिए, लेकिन वो मल्टीटास्किंग इस तरह की ना हो कि एक ही वक़्त में आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप लगे हुए हैं, तो उसके अंदर फिर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक ही वक़्त में बहुत सारे महाज़ खोल लें, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, उसी वक़्त, उस ख़ास लम्हे के अंदर आपने सिर्फ़ उसी के ऊपर फ़ोकस करना है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी जो क्वालिटी है और जो स्पीड होगी आपके काम करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप जो ईमेल लिख रहे होंगे, जब आप सिर्फ़ उस ईमेल लिखने के ऊपर आप फ़ोकस करेंगे, तो आपके जो वर्ड्स का जो चुनाव है, जो लफ्ज़ों का चुनाव है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना? और ये इतनी बेहतरी उस वक़्त नहीं आ सकती थी जब आप किसी और काम को करते हुए आप ये ईमेल लिखते। तो ज़िंदगी के अंदर कोशिश यही कीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस ख़ास लम्हे के अंदर जो काम आप कर रहे हैं, उसी के ऊपर तवज्जो दें। आपने देखा होगा बहुत सी दफ़ा कि हम जो है वो किसी से बात करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो एटिकेट्स या एथिक्स भी यही कहती है कि आपकी पूरी तवज्जो हेलो सर, सॉरी। सॉरी, लाइट का कोई पता नहीं, लाइट तो यहाँ बैटरी भी अवेलेबल है, लेकिन लाइट का कोई इशू हो गया था और इसकी वजह से सारा सेशन डिस्टर्ब हो गया। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे सर के साथ। सर वो आए। मेरे ख़्याल में इंटरनेट का कोई इश्यू हुआ था जिसकी वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। कैन यू हियर मी? जी, यस सर, आप कंटिन्यू कर ले सर। यहाँ पर ऑटोमेटिक पता नहीं सब लाइटें बंद हो गई और फिर आ गई, जिसकी वजह से मोडेम का भी
बंद हो गया और अच्छा। इसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। सर आप कंटिन्यू कर ले, मल्टीटास्किंग के बारे में हम बात कर रही थी। अच्छा, मैं मल्टीटास्किंग के बारे में मैं यही कह रहा था कि क्योंकि अब ये हमारी रिक्वायरमेंट बन गई है, हमारी जॉब के हवाले से अब ये हमारी रिक्वायरमेंट बन गई है कि एक शख्स में उसको मल्टी टैलेंटेड होना ज़रूरी है। तो बेशक आप मल्टीटास्किंग करें, लेकिन फिर भी आप कोशिश यही कीजिए कि एट अ टाइम आप एक एक्टिविटी करें, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ईमेल लिख रहे हैं कोई, तो आप कोशिश ये कीजिए कि वो कोई कॉल पे रहते हुए आप ईमेल ना लिखें। वो ईमेल लिखते हुए आपकी पूरी तवज्जो ईमेल, उसका फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि मल्टीटास्किंग में आप ज़्यादा जल्दी काम कर सकते थे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, वो मुतासिर होगी। ज़िंदगी में हमेशा क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करें। आपकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना, यकीन करें आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप महीने में 1 वीडियो बनाते हैं, इट डज़न्ट मैटर। अगर वो वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो वो उस बंदे से ज़्यादा भारी होगी जो महीने के अंदर 10 वीडियोज़ प्रोड्यूस कर देता है। अगर वो कॉन क्योंकि कंटेंट आज के दौर में कंटेंट इज़ द किंग। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, नो मैटर ग्राफिक्स आपने कैसे यूज़ किए हैं, नो मैटर आपकी दूसरी चीज़ें कैसी हैं, कैमरा कैसा है, अगर आपका कंटेंट मज़े अच्छा, फिर मेरे ख्याल से कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया था। सर आप कंटिन्यू कर दे, आपकी आवाज़ हाँ, बिल्कुल अभी मेरे ख्याल से मेरे इंटरनेट बंद। कुछ इश्यू हुआ था। तो ख़ैर मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी। मैं यही कह रहा था कि जो कंसंट्रेशन है ना, आप जो भी माइंडफुलनेस के बारे में जो लोग सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि माइंडफुलनेस के बारे में आप पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है। अब माइंड और कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों को आप सुन सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक किताब का नाम बताया माइंडफुलनेस ऑन द रन, आप इसको पढ़ सकते हैं और माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए आप सद्गुरु एक इंडिया के एक बड़े एक गुरु हैं, उनको आप सुन सकते हैं। और एक और वो हैं मॉन्क हैं, उनका नाम है दादा पानी। नाम थोड़ा-सा अजीब है दादा पानी, तो उनको भी आप सुन सकते हैं। उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ोकस के हवाले से उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर्स हैं। इवन हमारे डॉक्टर मुइज़ हैं डॉक्टर मुइज़ हुसैन, उनके भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं जो कि माइंडफुलनेस के हवाले से और फ़ोकस करने के हवाले से जो है वो हैं। मैं आपको यहाँ पे ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक डॉक्टर मुइज़ हैं, वो एक वाकया शेयर करते हैं। मैं आपको ज़रा वो सुनाता हूँ कि सिलाई मशीन आपके, हमारे, हम सबके घर में एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। हम जो कपड़े पहने हुए, अगर सिलाई मशीन ना होती तो पता नहीं ये सारे हाथ के थ्रू वीव हुए हुए होते और इतनी बड़ी अमाउंट में निकल भी नहीं सकते। ये सिलाई मशीन किस तरह से इजाद हुई, इन्वेंट हुई, वो इसकी जो कहानी है वो सुनाते हैं। कहते हैं जो बंदा था, जो सिलाई मशीन को इन्वेंट करना चाहता था, उसने जो है वो पूरी मशीन बना ली, सारी चीज़ें बना ली, लेकिन प्रॉब्लम ये आता था कि वो जब भी सिलाई करता किसी भी चीज़ को, तो सिलाई उल्टी आती थी, सीधी नहीं आती थी। वो बड़ा परेशान हो गया, उसने बोला यार मैं क्या करूँ? वो कई दिन तक लगा रहा, उसने हर तरह की जो भी उसकी अपनी स्किल्स थी, हर तरह का तरीका उसने अपनाया, लेकिन ये जो मसला था, ये हल नहीं होके दिया। अब देखें फ़ोकस की इम्पोर्टेंस आप देखें, उसने वो हार नहीं माना। वो फ़ोकस्ड ही रहा दिन-रात। जब आप किसी चीज़ के पीछे लगते हैं ना, तो यकीन करें इंसान पागलों की तरह फिर लगे। ज दुनिया अगर आपको पागल कहना शुरू कर दे, तो उस यही मतलब है कि आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। तो वो हार नहीं माना, वो उसी चीज़ के पीछे लगा रहा। लेकिन फिर भी सारी कोशिशें करने के बावजूद वो जो सिलाई थी, वो सीधी नहीं आ रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो रात में यही चीज़ सोचते-सोचते वो सो गया। अब जब वो सोया है, तो सोने के बाद फिर उसने ख्वाब में वो देखता है कि वो किसी जंगल के अंदर है और जंगल में उसको जो जंगली होते हैं ना, जंगली लोग, उन्होंने उसको पकड़ लिया और वो पकड़ के उसको लेकर गए अपने साथ में और उसको पकड़ के अपने सरदार के सामने उन्होंने पेश किया। तो सरदार उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में और हम ये करेंगे कि हम तुम्हें अभी मार देंगे, ठीक है ना? तुम्हें पहले तो इस ये गरम खौलते हुए पानी में डालेंगे, तुम्हें उबालेंगे और फिर तुम्हें हम खाएँगे।
तो वो कहता है नहीं मुझे माफ कर दो और मुझे बख्श दो मेरी जान। वो कहता है कि ठीक है, एक शर्त है। वो सरदार कहता है कि शर्त ये है, तुम्हारी जान बख्शने की शर्त ये है कि जो तुम सिलाई मशीन बना रहे हो, उसमें जो मसला आ रहा है, जो सिलाई उसके अंदर नहीं आ रही, उसका अगर तुम मुझे हल बता देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब ये जो है, जो साइंटिस्ट था, ये बड़ा परेशान। ये कहता है यार, और उसको वो जो सरदार होता है वो कहता है तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, जितना सोच सकते हो सोच लो और मुझे इसका हल बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सोचना शुरू करता है और सोचता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। ये सब वो ख्वाब देख रहा है, उसको समझ में नहीं आता। जब टाइम जैसे ही पूरा होता है, सरदार कहता है कि तुम्हारा वक्त हो गया खत्म। और अपने जो उसके वो होते हैं, गुलाम होते हैं, उनको कहते हैं कि इसको पकड़ो, इसको मार दो। तो वो कहता है नहीं मुझे छोड़ दो, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो जाता है तो वो सरदार उस जमाने में जो मारते थे वो बड़ी बड़ी स्पीयर्स हुआ करती थी, नेज़े हुआ करते थे। वो नेज़ा आपको मालूम होगा, एक लंबा सा डंडा होता है और आगे जो है वो उसकी नोक निकली हुई होती है, वो मार दिया करते थे। तो वो अपना नेज़ा निकालता है वो सरदार, वो नेज़ा निकाल कर उसको ऐसे ऊपर जो है वो उठाता है, और ऊपर उठाने के लिए उसको जैसे ही मारता है तो वो जो साइंसदान होता है उसकी नज़र उस नेज़े की नोक के ऊपर पड़ती है। नोक के ऊपर जब नज़र उसकी पड़ती है तो उस नोक पे सुराग होता है और वो नेज़ा उसको मार देता है। वो जैसे ही नेज़ा साइंसदान के लगता है, इसकी आँख खुल जाती है। इस साइंसदान को ये बात याद रह जाती है कि उस नेज़े की नोक पर सुराग था। ये क्या करता है, ये अचानक इस बात को सिलाई मशीन से रिलेट करता है और ये कहता है यार कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रहा। वो जो नीडल इस्तेमाल कर रहा था, उस नीडल की नोक पे उसको सुराग करना था, वो ये नहीं कर पाता था। वो क्या करता है, वो अगले ही लम्हे वो नीडल लेता है, उसकी नोक पे सुराग करता है, उसके अंदर से थ्रेड उसके अंदर से पिरोता है और जब सिलाई करता है तो सिलाई बिल्कुल आ जाती है उसके ऊपर और उसको हल उसका मिल चुका होता है। तो कहने का अब ये कैसे हुआ ये मुमकिन? बात ये है कि बहुत लंबे अरसे तक जब आप किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो जो आपके मेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो उस सॉल्यूशन की तरफ खुद ही उस सॉल्यूशन को लेकर आ जाती है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से 2 किताबें हैं जो कि मैं सजेस्ट करूँगा। एक किताब जो बहुत मशहूर किताब है दोनों, पहली किताब है द सीक्रेट, ठीक है ना? इस किताब की तो वो भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, यूट्यूब से आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, द सीक्रेट नाम है। और दूसरी जो किताब है वो है अल्केमिस्ट, पॉलो कोएल्हो की किताब है अल्केमिस्ट, दोनों मशहूर ज़माना किताबें हैं। तो ये जो सेकंड जो किताब है अल्केमिस्ट, इसके अंदर एक कोटेशन है जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि जब तुम किसी चीज़ को पाने के लिए जब तुम पूरे तरीके से जब उसके ऊपर फ़ोकस करते हो और हर तरह की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात उस चीज़ को तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये जो डायलॉग है, ये शाहरुख खान ने अपनी फ़िल्म के अंदर भी यूज़ किया था। वो बेसिकली अल्केमिस्ट का डायलॉग है। जब आप हर तरह से कोशिश करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो एक तरह से जो पूरी यूनिवर्स है, वो आपकी मदद करती है उस चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए। तो वो जो साइंटिस्ट था, वो भी यही कोशिश कर रहा था और फिर देखें एक दिन वो हो गया। इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल बल्ब का भी है। जो बल्ब बनाने वाला बंदा है, वो उसने हज़ारों तरीके कर लिए लेकिन बल्ब नहीं जला। सारी चीज़ें उसने बना ली लेकिन बल्ब जलता नहीं था। एक दिन वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ और वो पता नहीं तार-वार बिछे हुए थे, उसके अंदर उसका पैर फँसता है और वो गिरता है और सारे तार उलट-पुलट हो जाते हैं। और जैसे ही वो तार उलट-पुलट होते हैं, वो बल्ब जल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्योंकि जब उसने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया और पूरा फ़ोकस दिया तो खुद ब खुद अब यूनिवर्स का काम है, बाकी चीज़ें उसके लिए ऐसी हुई कि वो बल्ब जल गया। किसी ने जब उससे पूछा कि यार आप इतनी दफ़ा फ़ेल हुए, 999 दफ़ा आप फ़ेल हुए और उसके बाद फिर आप कामयाब हुए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसने बोला कि मैं 999 दफ़ा मैं फ़ेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 999 ऐसे रास्ते डिस्कवर किए जिनके थ्रू ये चीज़ नहीं हो सकती थी। मतलब आप देख रहे हैं, आप एटीट्यूड देखें, कितना पॉज़िटिव एटीट्यूड था। उसने बोला मैं नाकाम नहीं हुआ बल्कि मैंने तो ऐसे रास्ते डिस्कवर किए कि अगर कोई भी बंदा मेरे बाद इस तरह से करने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं हो सकेगा, वो नाकाम रहेगा और हज़ारवीं दफ़ा देखो वो कामयाब हो गया। तो फ़ोकस इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर।
बहुत ज़बरदस्त सर। आपने फोकस पर भी बात की, इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी बात की, जो कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स है सर। अब इस फोकस को मैं सीखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पर अपने कामों में मैं सीखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, हम मिसाल लेते हैं, मिसालों के ज़रिए समझेंगे तो बहुत से लोग समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आप बता सकते हैं इसमें उसको जो है ना इंग्लिश सीखने में मल्टीटास्किंग किस तरह उसकी होती है, और किस तरह से वो इंग्लिश सीखने पर फोकस कर सकता है, और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपके जहन में है कि उसके फोकस को डिस्टर्ब करेंगे, मिसाल के तौर पर इंग्लिश सीखने में मिसाल। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैंने ये एक किसी शख्स से सुनी थी ये बात या मैंने पढ़ी थी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात थी, जो अब तक मुझे याद है और मैं खुद भी इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ। और वो ये बात है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करें कि उसे सिस्टमैटिक बनाएँ। आपकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड होगा, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गनाइज़ करने की वजह से वो चीज़ जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि ऑर्गनाइज़ करने की वजह से जो रास्ता है उस चीज़ को हासिल करने का, वो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए ना, जैसे वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं ना, एक लेवल क्रॉस किया तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं। वैसे ही जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलते हैं, तो उसका एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। आपने उस डिफ़िकल्टी लेवल को कम करना है। उस कम करने के लिए जो पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर दें। अब मैं आपकी मिसाल जो आपने मुझे मिसाल दी है, उसके ऊपर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लर्निंग के हवाले से। एक शख्स है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। अच्छा, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने के हवाले से कि वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है, ठीक है? अब आपने करना ये है कि इस प्रोसेस को आपने सबसे पहले तो ऑर्गनाइज़ करना है। आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल, लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं है, शेड्यूल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, इंग्लिश लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ आपने 1 दिन में आपने या 2 दिन में आपने कोशिश की और तीसरे दिन आपको आ गई, ऐसा नहीं है। मेरे फादर कहा करते थे कि इंग्लिश एक पूरा कल्चर है, ठीक है ना? इंग्लिश लैंग्वेज इतनी आसान नहीं आती, ये एक लाइफ़ स्टाइल है। वो आपको एक लंबे अरसे तक आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तब आप जाके इंग्लिश बोलने के काबिल होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे जो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और कई सालों से वो लगे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं हासिल कर पाए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, श्योरिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, 100% गारंटी। अगर आप, अब लोग तो सालों-साल गुज़ार लेते हैं, अगर आप 5 महीने, सिर्फ़ 5 महीने, 5 महीने अगर आप लग कर, डिसिप्लिन्ड होकर, ऑर्गनाइज़्ड होकर इंग्लिश लर्निंग की अगर आप कोशिश करेंगे, 5 महीनों में आप इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हद तक फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं। देखें, प्रॉब्लम लोग क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वोकैब्युलरी नहीं है। जब आप बोलने की बात आती है तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि पीपल थिंक दैट दे डू नॉट हैव ऑल द नेसेसरी वर्ड्स। उनके वोकैब्युलरी के अंदर इश्यू है, उनके पास वर्ड्स नहीं है। एंड व्हेनेवर दे स्टार्ट स्पीकिंग दे फील दैट दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो वो फिर क्या करते हैं, वो नए अल्फाज सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रॉब्लम हमारी वोकैब्युलरी के अंदर नहीं है। साइंस जो रिसर्च है वो कहती है कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3000 वर्ड्स काफ़ी हैं, एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 3000। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हम में से हर शख्स बहुत आराम से 3000 वर्ड्स हम सबको पता है इंग्लिश के, ठीक है ना? बल्कि 3000 से बहुत ज़्यादा है हमारा जो एक ज़ख़ीरा है अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ का। लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि ये एक, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ा-सा सर्कल है, ठीक है ना? ये पूरा जो बड़ा वाला जो सर्कल है, ये है आपका इंग्लिश का वोकैब्युलरी, यानी जो वर्ड्स का जो पूरा जो बैंक है, वो ये सर्कल है। इस बड़े से सर्कल के अंदर एक छोटा-सा सर्कल है, ठीक है? अब ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है ना, ये है आपका वोकैब्युलरी, वो वोकैब्युलरी जो कि आपकी टोटल वोकैब्युलरी है। लेकिन इस बड़े से सर्कल में जो छोटा वाला जो सर्कल है, ये आपकी एक्टिव वोकैब्युलरी है। जो एक्टिव वोकैब्युलरी का मतलब है वो अल्फाज जो कि आप अमूमी तौर पे डे टू डे बेसिस के ऊपर जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके कॉन्शियस लेवल के अंदर है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो छोटा वाला सर्कल है, बहुत छोटा है। जो एक्टिव वोकैब्युलरी है वो बहुत कम है। हमें अल्फाज बहुत सारे मालूम है, लेकिन वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं है। जब आप बोलने की जब आप कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने उन वर्ड्स को आपने यूज़ नहीं किया होता, तो आप वो वर्ड्स को भूले हुए होते हैं।
मालूम है आपको वो अल्फाज, लेकिन आप वो वर्ड्स को भूले हैं। लेकिन जब आप नए वर्ड्स को सीखना शुरू करेंगे ना, तो क्या मसला होगा, आप यही जो बड़ा वाला सर्कल है, इसी को बड़ा करते जाएंगे। आपने करना ये है कि ये जो छोटे सर्कल है, जो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी है, आपने इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने का तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो लिटरली हर रोज आप कुछ नया वर्ड बोलेंगे, उस नए वर्ड को यूज करना आप शुरू करेंगे, और उस प्रैक्टिस के नतीजे के अंदर आपका जो ये जो छोटा सर्कल है एक्टिव वोकैबुलरी का, ये ब्रॉड होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। अब कमिंग बैक टू द आंसर कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसका क्या है, तो पहली चीज तो ये कि आप शेड्यूल बनाएं। ठीक है, शेड्यूल आपका ये हो सकता है कि इंग्लिश जो है ना, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश सुननी, अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगी इंग्लिश, और अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगी। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनमें खराबी ये है कि हम बच्चों को बोलना किस तरह सिखाते हैं? पढ़ा कर। अंग्रेजी कभी भी आप पढ़कर नहीं बोल सकते। अगर आप देखिए ना, आपने अगर उर्दू सीखी है या आपने पश्तो ज़बान सीखी है तो वो कैसे? आपने पढ़ के सीखी है क्या? नहीं। आपने वो सुनकर सीखी है। अपने वालिदैन से आपने सुनी, अपने भाई-बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सुनी, और एक दिन ऐसा हुआ कि बोलते-बोलते आपको खुद आ गई। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी है। नाउ द इश्यू इज़ कि हमारे मुल्क में इंग्लिश कल्चर तो एनवायरनमेंट तो हमें मिलता नहीं है। ना ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज़ी में हमसे बात कर सकें। लेकिन ये जो स्मार्टफ़ोन है, ये बहुत बड़ी एक तरह से अल्लाह की नेमत भी है कि फ़ेसबुक के थ्रू आपको ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो आपसे अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब के ऊपर देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोज़ ऑन इंग्लिश लैंग्वेज और अदर मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ और यू नो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी। आप वो वीडियोज़ को भी सुन सकते हैं। तो अब सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अब आपने करना ये है कि एक बात तो ज़हन में आपने बिठा देनी है कि ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है? रोज़ाना अपने आप से एक वादा करना होगा, और वो ये कि मैं रोज़ाना मैंने कोशिश करनी है। आप अपना शेड्यूल बनाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं सोकर उठूँगा, तो मैं 1 घंटे के लिए मैंने सिर्फ़ सुनना है वीडियोज़। 1 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनने के बारे में। उसके बाद फिर आप करें कि भई अगला जो 1 घंटा होगा वो मैं पढ़ूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अखबार मैंने पढ़ना है, या अगर अखबार कोई बंदा है जो अखबार जो नहीं खरीद सकता, तो वो अब तो आपके पास इंटरनेट है, आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की डॉन न्यूज़ की ऐप है या बीबीसी है, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें और न्यूज़ स्टोरीज़ पढ़ें। 1 घंटे तक आपने पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। फिर अगला 1 घंटा जो होगा वो आप बोलेंगे, आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें सवाल यही आ जाता है कि यार स्पीकिंग मैं किसके साथ बोलूँ? मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है। सो ये स्पीकिंग प्रैक्टिस आप अपने साथ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर अपना रूम है, सो यू कैन डू प्रैक्टिस विद योरसेल्फ। आप अपने अपने आप को कहानी सुना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो भी आपने दिन में सुना है या जो भी आपने पढ़ा है, उसके बारे में अपने आप को बताएँ कि ये चीज़ें मैंने आज पढ़ी, ये चीज़ आपने मैंने आज सुनी है, ये चीज़ें, या फिर आपका आज का पूरा दिन किस तरह का गुज़रा, उसके बारे में आप अपने आप को बताएँ। है ना? ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपने आप से बात कर सकते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपने 6 महीने तक करनी है। मैं आप मुझसे लिखवा लें ये चीज़, 5 महीने के अंदर-अंदर अगर आपको इंग्लिश बोलना ना आई तो आप मुझे बोलिएगा। आपको बड़ी ज़बरदस्त, और मैंने ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ़ बातें कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है इस तरीके का, लेकिन उसके अंदर ये है कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने ये कमिटमेंट करनी है कि यार इसमें कोई छुट्टी नहीं है। आँधी आए, तूफ़ान आए, मैंने स्किप नहीं करना, क्योंकि देखो मसला ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को स्किप करते हो ना, हम समझते हैं यार चलो 5 दिन मैंने कोशिश की, चलो 1 दिन आज स्किप कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? वो सिर्फ़ 1 दिन नहीं होता। हो सकता है कि अब वो 1 दिन चेन बना देगा। अगले दिन आप बोलोगे यार आज भी थकान हो रही है, आज रहने देता हूँ। फिर तीसरे दिन आप बोलोगे यार जहाँ 2 दिन छोड़ दिए वहाँ तीसरे दिन भी। जब 3 दिन गुज़र जाएँगे फिर आप बोलोगे यार क्या मैं बेकार की चीज़ कर रहा हूँ। आपने 1 दिन भी नहीं छोड़ना है आपने। आपने अपना फ़ोकस जो है ना, जो आपका देखो फिर वही फ़ोकस आ जाता है। आपने जो कहते हैं ना कि ये सोचना ये है कि मैं पैदा हुआ ही इस वज़ह से हूँ कि मैं अंग्रेज़ी सीखूँ, ठीक है ना? क्योंकि देखो इंग्लिश ना सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, मसला ये लोग बहुत सारी किस्म की बातें करते हैं कि यार ज़हनी गुलामी और फलाना-ढिमाका। भई हकीकत ये है कि अगर आप कोई जॉब लेने अगर जाते हो ना,
तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश की बेसिस के ऊपर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जिनके पास स्किल नहीं होती, सिर्फ़ उनको इंग्लिश बोलना अच्छी आती है, इस वजह से उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है ना? और बहुत सा आपकी पाकिस्तान की ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है। आप उर्दू में थोड़ी किसी को ईमेल भेजोगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे वो उर्दू में थोड़ी बन रहे होते हैं, वो सारे अंग्रेज़ी में बन रहे होते हैं। तो आप अंग्रेज़ी से भाग नहीं सकते। फिलहाल इंग्लिश वो इस वक़्त जो है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, बल्कि न्यू नहीं एक अरसा गुज़र चुका है। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो सीखने के लिए आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी होगी। एक ये डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ना एक अच्छी सी प्रैक्टिस नमाज़ हो सकती है कि देखो ना नमाज़ के इतने फ़ायदे हैं कि इंसान जिस पहलू से सोचे नमाज़ का आपको फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन एक नमाज़ का जो फ़ायदा है, वो ये है कि नमाज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बना देती है। लेकिन देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, नमाज़ के बारे में भी बाजमात नमाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन मैं इसको डिसिप्लिन के पहलू से अगर मैं देखूँ, तो ये नहीं करना आपने कि यहाँ अज़ान हो रही है और आप सोचो कि चलो यार नमाज़ ही तो पढ़नी है ना, पढ़ लेंगे। ज़ोहर की अज़ान हुई 1:30 बजे और आप नमाज़ आप पढ़ रहे हैं 3 बजे, ये नहीं करना। आपने उस फिक्स टाइम पर जाना है, उठना है, मस्जिद जाना है, उन लोगों के साथ नमाज़ पढ़नी। आप खुद सोचो ऐसा शख्स जो 5 वक़्त ये वाली एक्सरसाइज़ करता है, वो कैसे पंक्चुअल ना हो? पंक्चुअल होने के लिए बहुत ही और सवाब भी आपको मिल रहा है और दूसरे फ़ायदे जो नमाज़ के हैं, वो भी आपको हासिल हो रहे हैं और साथ में आपका जो डिसिप्लिन है, वो भी आपका बिल्ड हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नमाज़ पढ़ें और जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसा बदलाव आता है और वो नमाज़ की वज़ह से आप अपनी ज़िंदगी के जो दूसरे काम हैं, वो आप करने के काबिल हो जाएँगे और वहाँ पर भी आपका इस पंक्चुअलिटी, इस डिसिप्लिन का आपका असर पड़ेगा। एक शख्स ने कहा था कि ज़िंदगी के अंदर जो 99% जो प्रॉब्लम्स और जो मसाइल होते हैं ना, वो आपके डिसिप्लिन ना होने की वज़ह से होते हैं। वो लैक ऑफ पंक्चुअलिटी की वज़ह से होते हैं। आप खुद इमेजिन करके देख लें, एक छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, गाड़ी है आपके पास, एक छोटा-सा फ़ॉल्ट उसमें निकलता है। अगर आप उस फ़ॉल्ट को उसी वक़्त अगर आप एड्रेस कर लेते हैं, तो शायद उसके अंदर हो सकता है कि 100-200 रुपए का खर्चा हो। लेकिन जब आप उस फ़ॉल्ट को इग्नोर कर देते हैं और आप उसको कहते हैं, "चलो यार छोड़ो, आगे देखते हैं।" वही फ़ॉल्ट आपको हज़ारों रुपए का फिर खर्चा दे जाता है बाद में। तो ये प्रॉब्लम फिर हम कहते हैं यार हमारी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ये चीज़ क्यों हो रही है? बात ये है कि जब वो मसला आया था तो देन एंड देयर यू नीड टू टेक एक्शन लेकिन क्योंकि आपने उसी वक़्त उसको एड्रेस नहीं किया, तो अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त सर। और आपने इंग्लिश की मिसाल के तरीके से जो फ़ोकस के बारे में बताया, तो इस मिसाल के ज़रिए हम अपनी मुख्तलिफ़ कामों में इस फ़ोकस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर आखिर में कोई टॉपिक से रिलेटेड या कोई जनरल पैगाम देना चाहेंगे? यार जनरल पैगाम देखो मैं एक ये देना चाहूँगा कि ये भी यंगस्टर्स का बड़ा मसला होता है कि आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सीख लिया कि यार मैं अंग्रेज़ी सीखनी है, अगर मैंने इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी हासिल करनी है, सो इसका तरीक़ेकार क्या है कि भई 3 घंटे आई हैव टू डू द प्रैक्टिस और उसके अंदर मैंने फ़ोकस। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक ये बहुत बड़ा मसला ये आता है कि यार ठीक है, अभी मैंने ये सारी बातें सुनी एंड आई एम फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी और बहुत सारा पैशन है। लेकिन जब मैं कल उठूँगा तो वो सारी पैशन और वो सारी एनर्जी गायब हो चुकी होगी एंड आई विल बी स्टैंडिंग ऑन द स्क्वायर वन ठीक है ना? और फिर मैं दोबारा वही चीज़ कंटिन्यू करूँगा। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? एक हमारे जो जो मैंने शुरू में भी एग्ज़ाम्पल दी, सद्गुरु एक इंडिया के एक बहुत बड़े एक वो हैं मोटिवेशनल स्पीकर कह लें या फिर एक मिस्टिक हैं या गुरु हैं। वो ये कहते हैं कि आप मुझे एक चीज़ की श्योरिटी दे दो और मैं आपको कामयाबी की श्योरिटी दे देता हूँ। वो श्योरिटी ये है कि आप अपने आप को खुश रखना शुरू कर दें। आप ठीक है ना, खुश रहना शुरू कर दें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म हो जाएँगे। रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन पोटेंशियल इज़ एट इट्स बेस्ट व्हेन द पर्सन इज़ हैप्पी। जब आप खुश होते हैं, तो आपकी जो सलाहियतें होती हैं, वो बेस्ट ऑप्टिमम लेवल के ऊपर होती हैं। जब आप आपका अंदर का जब माहौल, आपके अंदर का मौसम जब अच्छा खुशगवार होता है, यकीन करें ऐसा शख्स जो खुद खुश नहीं है, जो खुद अच्छा फ़ील नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे शख्स को भी अच्छा फ़ील नहीं करवा सकता। तो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मेरी, हम सबकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टुवर्ड्स आवरसेल्व्स है। हमें खुद कोशिश करनी है खुश रहने की।
अपने अंदर का माहौल अच्छा रखें। यकीन करें, ये जो फ़ोकस ना होना, ये डिस्ट्रैक्शंस होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से खुद ख़त्म हो जाएँगे। तो पहले आप कोशिश करें कि खुद खुश रहें, ताकि आपके अंदर का माहौल ठीक रहे, और उसके बाद फिर अपना अपना जो मकसद है, उसका आप तयन करें। वो मकसद, जैसे इंग्लिश मैंने कहा, एग्ज़ाम्पल दी, इंग्लिश या फिर सीएसएस एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि सीएसएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप जिसका अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आप 17 ग्रेड की आपको नौकरी मिलती है। और वो 17 ग्रेड कोई आम सा ग्रेड नहीं होता, वो 17 ग्रेड फेडरल गवर्नमेंट में भी सिविल सुपीरियर सर्विसेज़ का 17 ग्रेड होता है। उसमें बहुत पावर होता है उस पोज़ीशन के अंदर। तो आप सीएसएस के लिए आप कोशिश करें, तैयारी करें, उसका एग्ज़ाम दें। तो ये कोई ना कोई जो गोल है, कोई ना कोई एम आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, क्योंकि बगैर गोल के, बगैर एम के जो ज़िंदगी है वो उस कश्ती की तरह है, जैसे यहाँ से हवा आई तो वो वहाँ चले गई, यहाँ से दूसरी लहर आई तो वो दूसरी तरफ चले गई। आपका ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए, और उस मकसद के लिए आपकी कमिटमेंट और आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस फ़ोकस को अपने जीना-मरना उस मकसद को हासिल करने के लिए लगा लें। और इस प्रोसेस में कोशिश ये करें कि आप इस प्रोसेस में खुश रहें। इस प्रोसेस को अपने ऊपर बर्डन ना बनाएँ। इस प्रोसेस को खुशी-खुशी इसको तय करें, ताकि क्योंकि जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। इम्पोर्टेंस उस वक़्त तक होती है जब तक वो चीज़ आपने हासिल नहीं की होती, क्योंकि हासिल करने के बाद तो आप फिर आपकी नज़रें किसी और चीज़ के ऊपर चली जाती हैं। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो जर्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस जर्नी को अच्छे ज़हन के साथ उसको हासिल करें, और जितना ज़्यादा ज़िंदगी में फ़ोकस रह सकते हैं। सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जनरल सेशंस तो मैं 30 मिनट का करता हूँ, लेकिन आपकी बातें हमारे मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि सक्सेस की इब्तिदा थी। मैं समझ कहूँगा कि सक्सेस की इब्तिदाई बातें थी हमारे लिए। तो अब इसलिए हम माशाल्लाह सेशन बहुत लंबा भी हो गया, और मैं अपना सेशन दोबारा भी देखता हूँ ताकि मुझे पूरी तरह समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह इससे और भी बहुत कुछ सीखूंगा, और अभी भी बहुत कुछ सीख लिया आपकी बातों से, और आइंदा भी आपके साथ बात करेंगे और आपसे सीखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपका आपसे भी बहुत बहुत-बहुत कुछ शुक्रिया कि सीखेंगे। आपने जो है टाइम निकाला, और आई होप, मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो हैं वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब सुनने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी-अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि ज़िंदगी में हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो हम आसानी के साथ हासिल कर सकें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, और सब देखने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स की, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फिर